नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम के लिए रिवीजन हम लोग कर रहे हैं जीएस के और हिंदी के सब्जेक्ट्स का। क्लास नंबर 13 है ये। इसमें जीएस के, रीजनिंग के, हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आगे पढ़ा जाएगा। हिंदी के लिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, हिंदी का रिवीजन भी हम लोग करा रहे हैं। हमारा टारगेट 60 में से 55 अंक लाने का है। अगर पेपर कन्वेंशनल जैसा आता रहा है वैसा ही आता है तो आपको 55 से 58 के बीच टारगेट करना है। अगर टफ भी आ जाता है, मॉडरेट लेवल भी आ जाता है, तो 50 से 52 आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। हमको अपना मकसद नहीं भूलना है। मकसद क्या है? 135 से 140 यहाँ पर अभी सोच करके चल रहे हैं पढ़ाई करते समय, आउट ऑफ 200। अगर यहाँ पर 115 से 120 का मार्क भी आप लोग टच कर गए तो निश्चित तौर पर कट ऑफ निकाल ले जाएंगे। करंट अफेयर के लिए जैसे हमने बताया कि सेक्शनल रिवीजन पहले होगा और फिर करंट अफेयर का पापा वीडियो दिया जाएगा। हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को पापा पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं कि करंट अफेयर की मंथ वाइज पीडीएफ आप लोग पढ़ते रहिए। जो हमारे मतलब कह सकते हैं टेलीग्राम और यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं वो मंथली करंट अफेयर के वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल पर फ्री में पड़े हुए हैं। पेड ग्रुप के सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि आपके ग्रुप में ये रिवीजन सीरीज की पीडीएफ भी हम लोग दे रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं। समय मिले तो देखा करिए, अदरवाइज अपना रिवीजन आप लोग सब्जेक्ट वाइज नोट से जारी रखिए। पेड क्विज सारे के सारे लगाने हैं और टेस्ट सीरीज सारे के सारे सॉल्व करने हैं। इससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न जो शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है। काफ़ी सारे स्टडी कर चुके थे, कुछ बच रहे हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे खिल्य, खिल्य का मतलब क्या होता है? चारागाह। जैसे हमने आपको बताया एक चारागाह आधारित सभ्यता थी वैदिक काल की, खासकर ऋग्वैदिक काल की एक चारागाह पर आधारित सभ्यता थी।
यानी पेस्टोरल इकोनॉमी यहाँ पर थी, पेस्टोरल कल्चर फॉलो किया जाता था। अब बाद में कृषि का उद्भव हुआ था जब लोहे को जो डिस्कवर किया गया था, और कृषि का महत्व उत्तर वैदिक काल में पड़ता हुआ हमको देखने को मिलता है। नीवी मतलब क्या होता है? नीवी मतलब कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र नीवी कहा जाता था। वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवास ऊपर धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। जैसे आपने जो कुछ टीवी सीरियल्स देखे होंगे जिसमें वैदिक आर्यनों को दिखाया गया है, तो वो अपने ऊपर मतलब आप वस्त्र पहनने के बाद अपने ऊपर एक चादर या ओढ़नी डालते थे पीछे दुपट्टा टाइप का, उसको अधिवास कहा जाता था। तक्षण यानी कि बढ़ई होता था। कर्मा यानी कि धातु कर्म करने वाला, जो मेटल वगैरह का काम करता था, मेटल वर्क। अरित्र मतलब नाविक होता था। गोप्त मतलब राजा। गोहन या गोहंता ये अतिथि को बोलते थे। गविष्ठ गेसु या गम्य ये युद्ध होता था। युद्ध जनरली गायों को इकट्ठा करने के लिए होता था, गायों को कई बार बचाने के लिए। कई बार जो लुटेरे वगैरह आते थे वो गायों को लूट ले जाते थे, तो गायों को वापस छुड़ाने के लिए गविष्ठी या गावुंदा होता था। आगन्या गाय को बोलते थे। लांगल हल को बोलते थे। सीता खेत में हल चलने के बाद जो बरोस या नालियाँ बन जाती थी ज़मीन पर, ठीक है, ज़मीन पर ऐसे यहाँ पर गलीस बन जाती थी, उसी को बोला जाता था यहाँ पे सीता। ठीक है, हल जोतने के बाद भूमि पर जो नालियाँ या कह सकते हैं गली बन जाती थी, उसको बोला जाता था सीता। उसके बाद बेकनाट मतलब जो सूदखोर होता था, तो सूद वगैरह देने लेने की प्रक्रिया इतनी पुरानी है ये पता होना चाहिए। व्राजपति चारागाह प्रमुख होता था। कुलब बोलते थे कुल का प्रधान, परिवार का प्रधान। स्पसस या दूत जो जासूस कभी कभी दूत का काम करते थे। सुता सारथी होता था, हमने आपको बताया। छत्री यहाँ पर होता था प्रबंधक, राजमहल का बड़ा अफसर। अक्षवाप यानी कि लेखाधिकारी, अकाउंटेंट आप बोल सकते हैं यहाँ पर, या कुरियर वाला। धनवा यानी कि मरुस्थल होता था। उर्वरा यानी जुते हुए खेत, और धान यानी कि अनाज, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ और शब्द जैसे उत्तर्या बोला जाता था उत्तरीय को, अधिवास ऊपर के पोशाक को। संग्रहित यानी कि कोषाध्यक्ष यहाँ पर। बवाता संस्कृत डिक्शनरी में आने वाला एक शब्द है। भागदुगा राजकर वसूल करने वाला अधिकारी। और अजिन होता था वैरागियों का वर्ग। अजिन वैरागियों का वर्ग। किस मंडल के रचयिता कौन है एक बार देख लीजिएगा। जैसे 10वें मंडल के रचयिता हैं त्रित, इंद्राणी, शची और श्रद्धा। और प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुछंदा, दीर्घतमा, ये सब। प्राचीन कालीन यज्ञ और उनका संबंध किससे है? जैसे ब्रह्म यज्ञ होता था, वेदों को पढ़ने और पढ़ाने पर इसमें फोकस किया जाता था। भूत यज्ञ सभी प्राणियों की आहुति इसमें बोली जाती थी। और दैव यज्ञ यानी अग्नि को आहुति देते थे। दैव यज्ञ में अग्नि जो है एक तरीके से कनेक्शन माना जाता था कि जैसे आप देव को कुछ अर्पित करते हैं तो अग्नि में जब हवन कुंड में डाल देते हैं तो वो देवों तक पहुंच जाता है। तो दैव यज्ञ में अग्नि को आहुति दी जाती थी। मनुष्य यज्ञ में अतिथियों का सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ, उनके उद्देश्य पता चल गया आपको। अब कुछ स्थल जैसे पूछ सकते हैं कौन सा स्थल किससे संबंधित है। जैसे पंजाब में रोपड़, दधेरी और संघोल, ये सब एंशियंट साइट हैं। नोह, जोधपुर और गिलुंद, ये जो है आपके राजस्थान के साइड्स हैं। हरियाणा में भगवानपुरा, दौलतपुर, राजाकर्ण का टीला, आलमगीरपुर, हुलास, हस्तिनापुर, अहिछत्र, जखेड़ा, मथुरा, सोगौरा, ये अलग अलग काल के साइट्स हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। वेद और उसकी शाखाएं, जैसे ऋग्वेद की शाकल शाखा है, सामदेव की रणयनीय शाखा है, यजुर्वेद की कण्व शाखा है, और अथर्ववेद की 2 शाखाएं, शौनक और पिप्लाद। ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा मटेरियल हमारा जो पेड ग्रुप में दिया गया इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, ऐसा कोई नहीं करता है। खैर, बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत पुराने टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स इतने पुराने हैं कि तमाम बार इनको अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, लेकिन हमेशा ही इनको रिकॉल किया जाता है क्योंकि कई बार बहुत पुराना टॉपिक भी यूपीपीएससी पूछ लेता है। प्रथम बौद्ध संगति स्थान राजगृह है। अध्यक्ष महाकश्यप किस शासक के समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में, जो हर्यंक वंश का शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में सबकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में अशोक यहाँ पे शासक था। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन या कुंडलग्राम कश्मीर में कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में, और वसुमित्र या सुघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। हीनयान और महायान का अर्थ क्या होता है? हीनयान और महायान 2 समुदाय के रूप में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। जो बौद्ध धर्म है 2 यहाँ पर सेक्ट में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ निम्न मार्ग माना गया था और महायान का अर्थ माना गया था उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे हीनयान में, ठीक है, और जबकि महायान में उन्हें एक देवता माना जाता था। ये व्यक्तिवादी धर्म था हीनयान। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करनी होती है, और जितना भी सेल्वेशन होता है वो इंटरनल होता है। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई यज्ञ नहीं, अपने को
मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने प्रयत्न खुद करने पड़ते थे, अपना मार्ग खुद खोजना पड़ता था। जबकि महायान में कहा गया था कि अगर आप पर सेवा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, दूसरों का ध्यान रखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण बताया गया था महायान का। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था महायान सेक्ट, जबकि जो है हीनयान में इन सब पर विश्वास नहीं किया गया था। मतलब देव को पूजा नहीं जाता था, मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं किया जाता था इसमें हीनयान में, जबकि महायान में किया जाता था। इसकी साधन पद्धति बहुत कठोर थी और ये भिक्षु जीवन का समर्थक था। इसका मतलब है कि अगर आपको जो है तपस्या करनी है तो एक तरफा तपस्या होगी, आप दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, यानी सांसारिक जीवन जीते हुए तपस्या नहीं कर सकते, आपको बौद्ध भिक्षु ही बनना पड़ेगा, तभी आप जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जबकि महायान में कहा गया था कि राजा है, कोई जो है सरकारी कर्मी है, सेवक है, अपना कोई व्यापारी है, वो भी जो है सरल सिद्धांतों का पालन करते हुए हीनयान को मान सकता था या बौद्ध धर्म का पालन कर सकता था। महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। और जबकि हीनयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना, अरहत पद को प्राप्त करना। प्रमुख संप्रदाय और भी सब सेक्ट हैं यहाँ पर, हीनयान के सब स्कूल्स हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक। और वहीं पर महायान के संप्रदाय हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद यानी योगाचार्य। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में काफ़ी सारे फैक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन कई बार बोधिसत्व को छोड़ देते हैं। यूपीएससी इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस इवन आरओ में भी अब आने लग रहा है ये टॉपिक। तो बोधिसत्व क्या है इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म की कह सकते हैं अल्टीमेट गोल हमने बताया, जैसे आपको महायान बौद्ध धर्म का उद्देश्य बोधिसत्व की प्राप्ति करना। तो बोधिसत्व एक स्थिति है। बोधिसत्व क्या है कि ऐसी स्थिति की प्राप्ति है जिसमें जो साधक है, यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो भिक्षु है या फिर जो बुद्ध धर्म को मानता है, ना सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि अन्य मानव के कल्याण के लिए परम ज्ञान की प्राप्ति करता है, यानी कि इनलाइटमेंट प्राप्त करता है, जिससे वो खुद का कल्याण कर सके और अन्य मानवों का कल्याण भी कर सके। अन्य बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं उनको भी जो है कह सकते हैं परम ज्ञान की प्राप्ति करा सके। ऐसा बुद्ध जो न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि अन्य मानव और अन्य बौद्ध लोगों के कल्याण के लिए परम ज्ञान की प्राप्ति करता है, और इसका उद्देश्य ये होता है कि दूसरे लोग भी परम ज्ञान की प्राप्ति करें। तो बोधिसत्व का उद्देश्य क्या है कि बुद्ध परम ज्ञान की प्राप्ति करेगा और ऐसे प्रयास करेगा कि मानव कल्याण हो और दूसरे लोग भी परम ज्ञान की प्राप्ति करके मानव कल्याण करें। महायान बौद्ध मत में ये बोधिसत्व की मान्यता है। अब बोधिसत्व में जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? बोधिसत्व के प्रिंसिपल्स हैं कि जो बुद्ध बोधिसत्व बनेगा, बौद्ध धर्म को मानने वाला जो बोधिसत्व बनेगा, उसमें बुद्धि यानी कि विजडम, ज्ञान होना चाहिए, करुणा की भावना, कंपैशन की भावना महत्वपूर्ण है, और परोपकारिता सर्वप्रथम है। दूसरों को सर्व करने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरों को परम ज्ञान की प्राप्ति कराने का उसको जो है कह सकते हैं ना सिर्फ प्रण करना होता है, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। 6 यहाँ पे सिद्धियाँ बताई गई हैं। 6 सिद्धियों पर अगर जो है आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो वो बोधिसत्व की प्राप्ति करेंगे। दान, शील, शांति, वीर, ध्यान और प्रज्ञा। वीर का मतलब यहाँ पर सीमन से नहीं है, वीर का मतलब है यहाँ पर परिश्रम से। यानी दान, आपको जो है दानशील होना पड़ेगा, ठीक है। आपको शील का पालन करना पड़ेगा, जो भी कह सकते हैं एथिक्स होती है उसका पालन करना पड़ेगा, जो नियम कानून कायदे होते हैं। आपको शांति यहाँ पे बनाए रखनी जो होती है, हिंसा नहीं करना है, ठीक है। शांति के मार्ग पे चलना है। परिश्रम करते रहना। परिश्रम किसके लिए करना है? दूसरों के कल्याण के लिए परिश्रम करना है, पर सेवा के लिए त्याग करना है, ध्यान लगाना है और प्रज्ञा की प्राप्ति करनी है। जब आप इन सिद्धियों की प्राप्ति करेंगे तो आप खुद तो परम ज्ञान की प्राप्ति कर ही लेंगे, साथ ही आप एलिजिबल हो जाएंगे बोधिसत्व के रूप में दूसरों को भी ज्ञान देने के लिए, दूसरे भी ज्ञान प्राप्ति कर सकें, इसके लिए आप उनका मार्ग दिखा सकेंगे। बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में विभिन्न जीवों के रूप में जब जन्म लिया था, तब भी जो बोधिसत्व के रूप में उनके प्रयास जारी रहे थे, और जब गौतम बुद्ध के रूप में जन्मे इस संसार में, तब वो परम बुद्ध बन गए। ऐसा यहाँ पर बौद्ध लिटरेचर में लिखा हुआ है कि बुद्ध जब अपने पूर्व जन्मों में थे तब उन्होंने जो बोधिसत्व के लिए प्रयास किए थे, और परम बुद्ध कब बने बुद्ध? जब गौतम के रूप में इन्होंने जन्म लिया यहाँ पर भारत में। अब प्रमुख बोधिसत्व कौन कौन से हैं जिनको हमारे अजंता केव्स में दिखाया गया है? जैसे अवलोकितेश्वर या बोधिसत्व पद्मपाणि। हमारे एग्जाम में पूछ चुके हैं कि बोधिसत्व पद्मपाणि की प्रतिमा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये अजंता केव्स में बनाया गया है। अजंता केव्स में इनकी मूर्ति उकेरी गई है, बोधिसत्व पद्मपाणि की या फिर अवलोकितेश्वर की, ठीक है। अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि हम लोग कह सकते हैं। देन इसके बाद जो है वज्रपाणि एक बोधिसत्व हैं बौद्ध ट्रेडिशन में,
पाणी के बाद मंजूश्री है। पाणी के बाद मंजूश्री, मंजूश्री के बाद सामंतभद्र, क्षितिगर्भ, मैत्रेय, आकाशगर्भ है। और कुछ स्त्री बोधिसत्व भी हैं, जैसे तारा है और वासुधरा है। ये सीतापात्र है। सीतापात्र, तारा, वसुधरा ये फीमेल बोधिसत्व हैं। स्कंद जो है ये मेल बोधिसत्व है। और जैसे आपसे पूछ लें कि कौन कौन से यहाँ पर स्त्री बोधिसत्व हैं बौद्ध धर्म में, तो तारा है, वासुधरा है और सीतापात्र है। सीतापात्र को पूजा जाता है महायान बौद्ध धर्म में और हीनयान बौद्ध धर्म दोनों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इन बोधिसत्वों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पद्मपाणि, वज्रप्राणी, मंजूश्री, सामंतभद्र, क्षितिगर्भ, मैत्रेय, आकाशगर्भ, तारा, वसुधरा, स्कंद और सीतापात्र। ठीक है, तो बोधिसत्व के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन जो ये जैन तीर्थंकरों के नाम है ये एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग अपने रिवीजन में, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आरओ मेंस में आ चुका है। एक बार आरओ मेंस के जीएस में एक बार ये पूछा गया था, जो कह सकते हैं री एग्ज़ाम हुआ था आरओ का 2016 वाला, उसके मेंस में हुआ था 2020 में। 2020 मतलब आरओ 2016 री एग्ज़ाम का मेंस हो पाया था, तो उसमें जैन तीर्थंकरों के बारे में पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से अगर पहले 4 याद रख लें और बाद के 4 याद रख लें तो मेरे हिसाब से आप अंदाज़ा लगा ले जाएंगे। बाद के 4 पहले 4 में आपको ये पता चल जाएगा कि जो बीच के होंगे वो पहले 4 के बाद वाले होंगे और आखिरी 4 के पहले वाले होंगे। ट्रिक क्या हो सकती है? आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ याद कर लिया और आखिरी के 4 याद कर लीजिए, यानी कि नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पारसनाथ, महावीर। इतना याद करना मेरे हिसाब से जो है आसान है, डाइजेस्टिबल है। इतना याद कर लेंगे और बीच के जितने भी तीर्थंकर मान लीजिए आपसे पूछ लें तो आप क्रम से उनको लगा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्रम वाले ही बन सकते हैं कि तीर्थंकरों को क्रम से लगाइए। भारत का पठारी क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे। दंडकारण्य का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक इसका विस्तार है। भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, या फिर हम लोग कह सकते हैं साउथ ईस्टर्न भाग में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार ये है आपका दंडकारण्य का पठार। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं विभिन्न रेंजेस, और उन रेंजेस पर जो हाईएस्ट पीक स्थित है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, या फिर इन हाईएस्ट पीक को कह सकते हैं क्रम से लगाने को भी आ सकता है। जैसे एक पेपर हुआ था, इसमें इस तरीके का प्रश्न आया था, यहाँ पे देखेंगे आप। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के हिसाब से उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। नंदा देवी, अनाईमुड़ी, डोडोबेट्टा और केटू, इनको आपको लगाना था क्रम से। ठीक है, नॉर्थ से साउथ यहाँ पे अरेंज करना था। जो नॉर्थ में है उसको पहले रखना था और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मूव करना था। इस तरीके के क्वेश्चन मैप बेस्ड कई बार एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पीक आपसे नॉर्थ इंडिया के पूछा, 2 साउथ इंडिया के पूछा। अगर आपको इन दोनों में से किसी 2 का क्रम पता होता तो आप इसमें कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर होता कि K2 यहाँ पर है कारकोरम रेंज में और नंदा देवी यहाँ पर कहीं उत्तराखंड में स्थित है, तो आप यहाँ पर कर सकते थे इसको। या नीचे आपको पता होता कि पहले डोडाबेट्टा आएगा, फिर अनाईमुड़ी आएगा, तब भी आप इसको कर सकते थे इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले काराकोरम रेंज में माउंट K2 इधर पे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे नंदा देवी, जैसे हमने डिस्कस किया नंदा देवी यहाँ कहीं पे, फिर यहाँ पे डाफा हिल्स है, नोकरेक है, और फिर यहाँ पे माउंट सारामती है, फिर अरावली में माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और सतपुड़ा की धोपगढ़ है, विंध्य की सद्भावना शिखर है सबसे ऊंची, महादेव हिल्स की पंचमढ़ी है, ये माउंट जिंदागड़ा जो दिया हुआ है ये हाईएस्ट पीक माना जाता है ईस्टर्न घाट्स का। जिंदागड़ा या महेंद्रगिरी, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो जो भी आपके ऑप्शन में है उसके हिसाब से करिएगा। कुछ स्टेट पीसेस में महेंद्रगिरी सही माना है, कुछ में जिंदागड़ा सही माना है। जो भी आपके ऑप्शन में आए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी या जिंदागड़ा, जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो उसके हिसाब से करेंगे आप। इसके बाद ये धोड़प, ये सतमाला रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो है डोडबेट्टा यहाँ पर, अनाईमुड़ी सबसे नीचे। तो इस तरीके से हाईएस्ट पीक किस रेंज की कौन सी इसमें आ सकता है। बाकायदा स्टेट वाइज भी इस पर पूछ सकते हैं, कौन से स्टेट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस श्रेणी में आती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है, कांगटो, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, पूर्वी हिमालय का। पूर्वी हिमालय में स्टडी किया, इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ओडिशा देवमाली उच्चतम शिखर है, ये पूर्वी घाट का भाग है। देवमाली मतलब कह सकते हैं देवमाली पूर्वी घाट श्रृंखला में पड़ता है। जम्मू हिमाचल प्रदेश में लियो पारगिल, ये वेस्टर्न हिमालयास जो हमने पढ़ा है
उसका भाग है ये लियो पार्गिल। तो पश्चिमी हिमालय दिया है, अगर स्पेसिफिकली पूछ लें पश्चिमी हिमालय के कौन से भाग में, तो पीर पांजाल आप कर सकते हैं, ठीक है, पीर पांजाल, या फिर महान हिमालय कर सकते हैं, जो भी जैसा भी दिया हो। पश्चिम हिमालय या तो आएगा, या तो महान हिमालय दिया होगा, या तो जो है स्पेसिफिकली कौन सी रेंज में पूछा है वो दिया होगा। लियो पार्गिल सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद राजस्थान में गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। जम्मू कश्मीर माउंट केटू काराकोरम रेंज का भाग है। सिक्किम में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी पूर्वी हिमालय का भाग है। कर्नाटक में मुल्लेनगिरी सबसे ऊंची जो चोटी है, ये पश्चिमी घाट का भाग है। तमिलनाडु में डोडबेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है। केरल में अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट ये कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। त्रिपुरा में बोटा लोंगशिप जमुई पर्वत श्रृंखला का भाग है, यहाँ पर बेटा लोंगशिप। महाराष्ट्र में कलसुबाई सह्याद्री जो श्रृंखला है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है महाराष्ट्र रीजन में, तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में नंदा देवी हिमालय की सबसे ऊंची मतलब हिमालयन रेंज जो उत्तराखंड में पड़ता है उसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। मिजोरम में फांगपुई लुशाई पर्वत श्रृंखला का भाग है, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में संदकफू चोटी पूर्वी हिमालय का भाग है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची। नागालैंड में सारामती सबसे ऊंची है, ठीक है। तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको, क्योंकि राज्यवाइज भी आ सकता है और पर्वत श्रृंखला भी पूछ सकते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट है और शिवालिक श्रृंखला का भाग है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पर्वत चोटियों के बारे में कुछ तथ्य, जैसे भारत का उच्चतम पर्वत कंचनजंगा, ठीक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अगर भी भारत का भाग मान ले, जो कि है ही, तो माउंट केटू हो जाएगा, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है। पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर अनाईमुड़ी है। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है केरल में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू के समीप है। रायसीना हिल्स दिल्ली, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से अलग करती है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाटियों को इस नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री हिल्स को। वह पर्वत जिस पर माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है, त्रिकूट पर्वत है। कैलाश पर्वत पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास है, तिब्बत में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। भारत का सर्वोच्च पर्वत माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, काराकोरम रेंज में स्थित है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट इससे संबंधित हमने स्टडी कर लिए। अब ये रेंजेस जो हैं इनको क्रम से लगाने को भी आ सकता है, इनकी क्रोनोलॉजी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट भी पूछी जा सकती है। तो इसको आप देखिएगा, जैसे काराकोरम सबसे पहले, फिर लद्दाख रेंज, फिर जस्कर, फिर महान हिमालय, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, ठीक है। धौलाधर के बाद शिवालिक, ये ऊपर के हिमालय का क्रम हो गया। यहाँ पर अगर हम ईस्टर्न हिमालय में देखें तो मिश्मी हिल्स सबसे पहले, मिश्मी के बाद अबोर हिल्स, मिश्मी हिल्स, अबोर हिल्स, उसके बाद मीकिर हिल्स वैसे ये प्लेट्यू रीजन का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है मीकिर। इसके बाद डफला, एक्चुअली ये मीरी है, तो मिश्मी, अबोर, मीरी, डफला, ये मीकिर हिल्स जो है ये प्लेट्यू रीजन का भाग है। घारो खासी जयंती है प्लेट्यू रीजन का भाग है। पटकाई बूम इधर पड़ता है, और जो है अरकान योमा रेंज यहाँ पर पड़ती है म्यांमार में। बरेल हिल्स यहाँ पे। इसके बाद राजमहल हिल्स यहाँ पे, राजमहल हिल्स के बाद यहाँ पे अयोध्या हिल्स है या अयोध्या हिल्स है, अयोध्या हिल्स के बाद डलमा हिल्स है, डलमा हिल्स के बाद बादाम पहाड़ है, फिर गड़जत हिल्स है, ये उड़ीसा में पड़ता है, गड़जत हिल्स। देन इसके बाद नयागढ़ हिल्स यहाँ पे। जिंदागड़ा पीक, ये ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी या जिंदागड़ा जो भी ऑप्शन में दिया हो। फिर अब यहाँ पर मैलान हिल्स है, रामगढ़ हिल्स है, फिर मैकाल हिल्स है यहाँ पे महादेव है, ये गवालीगढ़ है मध्य प्रदेश में, ये सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा से इधर अगर हम थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो सतमाला और अरासुर, सतमाला रेंज। फिर यहाँ गुजरात में मांडव हिल्स है, गिरनार है, गिर है, और कच्छ हिल्स यहाँ पे एक्सट्रीम वेस्टर्न भाग में। उसके बाद अजंता रेंज यहाँ पे महाराष्ट्र में, यहाँ पे निर्मल रेंज, फिर बालाघाट रेंज के बाद जो है हरिश्चंद्र, फिर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में, फिर नीलगिरी है यहाँ पे,
नीलगिरी के बाद यहाँ पर है अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, अन्नामलाई हिल्स, फिर है यहाँ पे कार्डमम हिल्स। अन्नामलाई हिल्स के बाद एकदम साउदर्न एक्सट्रीमिटी में कार्डमम हिल्स, और यहाँ पे पलानी हिल्स है इनके बीच में। इसके बाद पंचमलाई, यहाँ पे तमिलनाडु में पंचमलाई के ऊपर शिवराय हिल्स है, शिवराय हिल्स के ऊपर जावड़ी हिल्स है, और फिर जो है नगारी है, पालकोंडा रेंज है, उसके ऊपर फिर नल्लमल्ला रेंज है आंध्र रीजन में, फिर नल्लमल्लई रेंज है, इर्रमाला रेंज है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा। क्रोनोलॉजी का मतलब है कि डायरेक्शन ध्यान रखिएगा कि कौन सा कहाँ पे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत क्लोज है। मान लीजिए यहाँ पर दे दें 4 आपको, पलानी हिल्स दे दें, कार्डमम हिल्स दे दें, ठीक है, अन्नामलाई स्टैंडी दे दें और बाबा बूदन दे दें। तो अगर आपको पता है कि बाबा बूदन ऊपर है कर्नाटक में, तो आप इसको अरेंज कर ले जाएंगे 1 2 3 4 में। ऐसे ही यहाँ पे पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शिवराय और पंचमलाई, पंचईमलाई, हाँ, ये पूरा ये ब्लॉक ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा जहाँ पर ये रेंजेस क्लोज हैं उसी में आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम में या फिर अन्य एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। और इधर पे हमको सबसे ज़रूरी क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कि कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है और कौन सा ईस्टर्न हिमालय का भाग है, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको डिमार्केट करना चाहिए कि ये वाली जो रेंजेस हैं, गारो खासी, जयंतिया, ठीक है, और मीकीर हिल्स, ये सब जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। और बाकी जो रेंजेस हैं पटकाई, अबूम, मिशमी, अबोर, डफला, बरेल, ये सब ईस्टर्न हिमालय का भाग है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके होने पर हमारे डीएनए में से हीमोग्लोबिन सही से बनने की इन्फॉर्मेशन ही गायब हो जाती है। मैं नहीं मानता। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की, थाला फॉर अ रीजन। क्या बोला तूने? नहीं, थाला फॉर अ जेनेटिक रीजन। ये एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी के बारे में आप जानते हो कि ये हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है। अगर उनमें से किसी एक या फिर दोनों के जीन में ये गड़बड़ी मिली कि जो ये आरबीसी होती है वो सही से नहीं बननी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर जीन में आ गई तब ये दिक्कत शुरू हो जाती है। 2 टाइप के ये थैलेसीमिया होते हैं, मेजर और माइनर। माइनर में ऐसा होता है कि पेरेंट्स में से किसी एक के जीन में गड़बड़ी रहेगी और मेजर में दोनों के ही जीन में गड़बड़ी रहेगी। और माइनर में जो लक्षण होते हैं उनको किसी तरह से ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मेजर में आप इन लक्षणों को आसानी से कुछ भी करके कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अब सवाल ये उठता है कि लक्षण क्या होते हैं। हर समय थका थका सा फील करना, हर समय खून की कमी जिसे अनीमिया कहते हैं वो बना रहना। जिसको ये बीमारी होती है उसका जीवन एकदम से नरक हो जाता है। हर 15 दिन में उसको खून और बेसिकली आयरन चढ़वाना पड़ता है, और एक बार आयरन चढ़वाने में पूरा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, क्योंकि एक बूंद जो कि आईवी के थ्रू डाली जाती है वो 10 मिनट में एक बूंद गिरती है, और अगर इसकी स्पीड बढ़ा दिया तो जान तक का खतरा हो सकता है। सेम टू सेम अगर कैल्शियम चढ़ाने में भी स्पीड बढ़ गई तो उसमें भी हालत वही होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में जानना है, एक एक करके 2 मिनट में सारी चीज़ें कवर करते हैं। एग्ज़ाम में जो भी आना होगा इसी में से आ जाएगा। Oh my God! कहेगा थैलेसीमिया कौन सी बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारी है। क्यों जेनेटिक बीमारी है? क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारे ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में 3 टाइप की सेल आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसमें से जो ये आरबीसी है जिसकी वजह से खून का रंग लाल दिखाई देता है। हालांकि इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं एग्जैक्ट रीज़न कि खून लाल क्यों दिखता है। आरबीसी के अंदर आप जूम करके देखिएगा तो ग्लोबिन की पूरी चेन मिलेगी प्रोटीन की, और अंदर में सेंटर साइड इस तरीके का कुछ मिलेगा, हीमो ग्रुप। उसके अंदर जूम करके देखिएगा तो आयरन मॉलिक्यूल मिलेगा। इसी आयरन मॉलिक्यूल का काम होता है एल्वियोली में से जो भी ऑक्सीजन अलग हुई है उसको चिपका के खून के माध्यम से पूरे शरीर में जिन भी सेल्स को ज़रूरत है उनको दे देना। अब लेकिन अगर आपके डीएनए में ही ये इन्फॉर्मेशन फीड हो गई कि हीमोग्लोबिन ग्रुप सही से काम नहीं करेगा तो आयरन मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा, और उसके बाद आपको दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी और आपको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। और दिक्कत कैसे होगी? ब्लड चढ़ाने वाली बात हम आपको समझा चुके हैं। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। कौन सी सेल प्रभावित होती है? तो आरबीसी।
देखो वैसे आरबीसी का जीवन 120 दिन का होता है, जिसके बाद ये जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्प्लीन में क्यों डिस्ट्रॉय होंगी? क्योंकि आरबीसी जो सेल होती है उसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। लाइसोसोम जितने भी डेड सेल होती हैं उनको खा पी के ख़त्म कर देता है, उनकी लाश को ठिकाने लगा देता है, लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं है आरबीसी में। तो स्प्लीन आप अपने नीचे साइड देखिएगा दाहिनी तरफ तो लीवर होता है, उसके जस्ट सामने अर्थात उसी पोजीशन पे बाईं तरफ देखिएगा तो स्प्लीन होता है। उसे बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी की कब्रगाह भी उसी स्प्लीन को कहा जाता है। कब्रगाह क्यों? क्योंकि 120 दिन बाद आरबीसी वहीं जाके ढेर होती है, उसकी लाश वहीं जाके जलती है। और ब्लड बैंक इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट में आप देखिएगा बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं लेकिन खून चढ़ाने की बंदे को ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खून वहीं से आ जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। विश्व थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है हर बार। जैसे लक्षण होंगे उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ज़्यादातर करके अनीमिया होता है और ये अनीमिया आपको ऑलमोस्ट जीवन भर झेलना पड़ता है। माइनर की बात करें, मेजर की बात करें तो इसमें कितना भी आयरन चढ़ा लो, डाइट पे कितना फोकस कर लो, कुछ नहीं होता। एक टाइम ऐसा था कि एक बार थैलेसीमिया हो गया तो आदमी अपने दिन गिनना शुरू कर देता था, लेकिन अभी इसका एक पॉसिबल ट्रीटमेंट आ भी चुका है जो कि है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो के बारे में हम आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। हमारे शरीर की जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डी होती है जिसमें से शामिल है फीमर, जांघ की हड्डी जो कि सबसे लंबी और बड़ी है। इस टाइप की हड्डियों में अंदर में हल्के लाल कलर का एक स्पंजी टाइप का मांस होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। इसी बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का निर्माण होता है। ये बोन मैरो सही से काम करना बंद कर चुका होता है जेनेटिक रीज़न की वजह से, और अगर हमने इसको बदल दिया तो थैलेसीमिया सही भी हो सकता है। हालांकि इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऐसे ही किसी का बोन मैरो लगा दीजिएगा तो आपका शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इंसान की किस्मत तभी अच्छी होती है जब बोन मैरो आसानी से उसके शरीर में एक्सेप्ट हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमने आपको ये बता दिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनेंगी बोन मैरो में, लेकिन ये प्लाज्मा किस में बनता है? कमेंट में बता दीजिए जल्दी से। कुल मिला के बात यह है कि हेमोग्लोबिन के निर्माण की इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर जीन में छुपी हुई है वो जीन ही खराब हो जाता है या फिर बदल जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी साथ में बदल जाएगी और आपके शरीर में वो नहीं रहेगी। तो कहाँ से हेमोग्लोबिन बन जाएगा और कहाँ से आप नॉर्मल ज़िंदगी जी पाओगे? ये है कुल मिला के कहानी। अब इस कहानी के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट आ चुका है, तो इसी दुआ के साथ कि सबके शरीर में बोन मैरो एक्सेप्ट हो जाए हम आगे बढ़ते हैं अपने रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये वाला चैप्टर है नंबर सीरीज़। जैसा कि हमने आपको बता रखा है पहले भी कि हम वही चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे जो कि आपको करना ज़रूरी है आने वाले यूपीपीसीएस और आरओ के लिए। तो यहाँ पे नंबर सीरीज़ आपको करना ही करना है, पूरा चैप्टर करिएगा, जितने भी टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के वो सारे करिएगा। ये बहुत फेमस टाइप होता है, देखिएगा ध्यान से। 27-31 के बीच में 4 का गैप, 31-40 के बीच में 9 का, 40-56 के बीच में 16, 56-81 के बीच में 25 और 81-117 के बीच में 36। इन सबको देखते ही आ जाती है आंखों में चमक, और वो इसलिए क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का और 36 हो जाता है 6 का स्क्वायर। तो कंटिन्यूअस आपको नंबर लिखने हैं 2 से चालू करते हुए और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो अगला हम ऑब्वियसली 7 का स्क्वायर लेंगे जो कि होता है 49। 117 में यही 49 जोड़ देंगे तो 11 4 15 और 7 9 16, तो ये बन जाता है 166। अब अगला चैप्टर है वर्बल एनालॉगी से रिलेटेड। वर्बल एनालॉगी में वर्ड से रिलेटेड भी सवाल आता है, यानी कि 2 ग्रुप दे देगा जिसका पहला दूसरा और ऐसा एक ठो सिंबल बना देगा, तीसरा और चौथा। पहले दूसरे का जो संबंध है वही तीसरे चौथे का निकालना होता है। कई बार ऐसा होता है कि संबंध आपको पहले तीसरे का चेक करना पड़ता है और दूसरे चौथे का। और जिन चीज़ों के बीच में आप संबंध चेक करिएगा वो वर्ड भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नॉन वर्बल में आपको इमेजेस देगा, नॉन वर्बल वाली एनालॉगी आप मत करिएगा इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हो तो बेशक करो, वर्बल एनालॉगी ज़रूर से करना है। अब ये देखो फूल का पत्ती से क्या संबंध है? अब ये पत्ती नहीं है, पंखुड़ी है। आप ये जानते हो कि फूल
बहुत सारी पंखुड़ी से मिलके बनता है। तो पुस्तक बहुत सारी किस चीज़ से मिलके बनती है? पेजेस से, पन्नों से, पृष्ठों से।